वेलकम टू ट्रेड विद डिक्रिप्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स डीकोड द मार्केट। इस वीक में हमारे पास एफओएमसी का डाटा मौजूद है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मौजूद है। लेकिन लास्ट वीक में हम थोड़ा सा देखेंगे कि लास्ट वीक में हमारे पास कौन से ऐसे डाटास थे जो हमें इस साइड के ऊपर इंक्लाइंड कर रही हैं कि डॉलर आने वाले दिनों में, यील्ड्स आने वाले दिनों में कैसे इंटरसेप्ट कर सकती हैं, और साथ साथ में जो टेक्निकल्स बन के आ रहे हैं, फंडामेंटल्स बन के आ रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा फ़नी चीज़ जो है, जियो पॉलिटिक्स साइड के ऊपर थोड़ी सी हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लास्ट 3-4 महीने तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थे, कुछ इतना फ़न नहीं था। ट्रेडर्स जो है वो साइड वेज जो है एंजॉय कर रहे थे। अब इस मंथ से जो है ना थोड़ा सा फ़न आना शुरू होगा, वो 2-3 महीने थोड़ा सा शोल मेला लगा रहेगा, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, अच्छा एक पैसा बनाया जा सकता है। एनीवे, अगर डेटास की बात की जाए तो लास्ट वीक में जो हमारे पास, इससे पिछला वीक गुजरा है, उसमें हमारे पास एक डाटा आपके पास एनएफपी का आया है। एनएफपी का डाटा आपके पास बेरिश आया है, ठीक है, जो कि -22,000 जॉब्स का डाटा आया था। उसके बाद आपके पास दूसरा डाटा आया सीपीआई का, ये डाटा आपके पास एज एक्सपेक्टेड आया। उसके बाद आपके पास डाटा आया पीपीआई का, ये डाटा थोड़ा सा बुलिश आया, लेकिन ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। इन डाटास की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन सारों का जो लिंक है हमारे पास फेड की मीटिंग से है, और फेड हमारे पास 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करेगा या 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि रेट कट्स नहीं भी होंगे, वो भी एक सिनेरियो ज़रूर है, मौजूद है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे वीडियो में। तो बहरहाल हमारे पास एनएफपी का नंबर, पीपीआई का नंबर, सीपीआई का नंबर, यहाँ पे दो डाटा थोड़े से जो है एज़ पर एक्सपेक्टेशन आए हैं, एक डाटा नेगेटिव आया है, और आने वाला जो पीसी का डाटा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप यहाँ पे डाटाज में आएँ और डाटाज में अगर आप देखें तो ये डाटा हमारे पास थर्सडे वाले दिन बन रहा है, ठीक है। थर्सडे वाले दिन आपके पास वेडनेसडे बेसिकली है, लेकिन ये एक तरीके से रात हो जाएगी, तो पाकिस्तान के हिसाब से आप इसको थर्सडे, और यूके और यूएस के हिसाब से आप इसको वो कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे चीज़ों का फ़र्क है। बहरहाल पाकिस्तान इंडिया के हिसाब से ये डेफिनेटली थर्सडे में फॉल करेगा। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एफओएमसी है, यहाँ पे हमारे पास रेट्स क्या आएंगे, प्रोजेक्शंस क्या आएंगी, और उन प्रोजेक्शंस के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो क्वेश्चन होंगे उनके क्या आंसर देंगे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा इवेंट इंशाल्लाह हम अपनी लाइफ के अंदर कवर करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे 10 ईयर्स को खोलें, इसको देखें, तो 10 ईयर्स हमारे पास ओवरऑल एक बेरिश मार्केट के अंदर है, कम से कम लो टाइम फ्रेम के अंदर आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग बना हुआ है, ये डेली के टाइम फ्रेम में ब्रेक किया, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ। अब इसके जो फर्दर लेवल है वो 3.856 या 855, और उसके बाद 3.215 या 3.20 अगर राउंड ऑफ करके आप इसको देखें। अब ये वो लेवल है, डिपेंड करता है कि अगर 25 बेसिस पॉइंट है तो मार्केट के अंदर आप एक टिक्सी के अंदर शॉर्ट स्क्वीज देखेंगे। शॉर्ट स्क्वीज का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से एक सडन मूवमेंट बुलिश ग्रीन कैंडल की यहाँ से देखेंगे, और मार्केट में जितने लोग बेरिश बैठे हैं टिक्सी के ऊपर वो वहाँ पे लिक्विडेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 50 बेसिस रेट कट की बात होती है तो मार्केट थोड़ा सा और जो है वो नीचे जा सकती है, और आपको 3.2 का टारगेट भी आने वाले दिनों में दे सकता है। लेकिन ये डेली का चार्ट है, और यहाँ पे यहाँ तक की मूव टाइम जो है वो काफ़ी ले सकती है, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से हम 3.85 के ऊपर फोकस करते हैं, मीनिंग डैट कि हमारे पास शॉर्ट टर्म डॉलर बेरिश होगा, और लॉन्ग टर्म हमारे पास, यानी कि पूरा वीक ले लें या 10 दिन ले लें या उससे भी ज़्यादा का टाइम, आपके पास एक शॉर्ट स्क्वीज डॉलर के अंदर आ सकता है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल भी हो जाए, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल जो है आपके पास हो जाए। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको, जो हमारा ग्रुप है, मैं वहाँ पे डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक ग्रुप है हेज फंड के नाम से, वहाँ पे डिटेल के अंदर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। हमारा वीआईपी ग्रुप है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बड़े प्रॉपर तरीके से यहाँ से ट्रेड्स आ रही हैं। तकरीबन यहाँ पे आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो है टीपीज हिट हो रहे हैं, ट्रेड्स दी जा रही है, उनकी अपडेट दी जा रही है, तो यहाँ पे बड़े प्यारे तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब अगर हम बात कर लें डिक्सी की, डिक्सी जो है वो आपके पास ओवरऑल थोड़ा सा वीक चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं डिक्सी को ना आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखें, एक तो हमारे पास डाटाज वीक आ रहे हैं। डाटा कौन सा आया, एनएफपी का डाटा हमारे पास वीक आया है। उसके बाद हमारे पास सीपीआई का डाटा आया है, पीपीआई का डाटा आया है, ठीक है। तो दो डाटा हमारे पास स्ट्रॉन्ग, एक डाटा ये हमारे पास आया, ठीक है। ये हमने बात कर ली। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यूएस की पॉलिसी की। यूएस की पॉलिसी हमारे पास क्या है, यूएस यहाँ पे ये चाह रहा है कि डॉलर आपके पास वीक हो, क्योंकि डॉलर जितना वीक होगा
उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास यूएस के अंदर आएगी, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर आएगी, इनकम आपके पास इंक्रीज़ होगी और ज़्यादा बिज़नेसेस जो हैं वो ग्रो करेंगे, जॉब्स आपके पास आएँगी और जब भी जॉब ज़्यादा क्रिएट होती हैं तो लोग आपके खुश होते हैं अपनी हुकूमत वक़्त से कि हमें ज़्यादा जॉब मिली है, क्योंकि उनका घर चलता है, रेवेन्यू आता है, उनके मामलात चलते हैं, ठीक है? दैट्स द रीज़न। अच्छा, उसके अलावा जो आपकी इकॉनमी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डॉलर को सिर्फ वीक करने से आपके पास काफ़ी ज़्यादा मसले हल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है वो आपके पास क्या है कि क्योंकि आपकी इकॉनमी स्ट्रांग होती है, आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा आता है, आपका जीडीपी ग्रो करता है। और जब आपका जीडीपी ग्रो करता है तो आपके पास जीडीपी वर्सेस जो आपकी डेप्थ रेशो है वो बेटर होती है। इसका मतलब है कि कंट्री डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं आपके पास, ठीक है? तो दैट्स वन ऑफ द रीज़न जो एक मेजर इस वक्त यूएस की पॉलिसी बनी हुई है डॉलर के वीक होने के ऊपर, ठीक है? और ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि हम यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी और गोल्ड को और बाकी काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा एसेट्स को, बिटकॉइन को भी इवन, नैस्डैक को भी इवन, ठीक है, हम ज़्यादा बुलिश देख रहे हैं, ठीक है? या वो बुलिश मार्केट के अंदर इस वक्त फेज़ उनका बुलिश फेज़ आपका चल रहा है, ठीक है? इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। अच्छा, एनीवे अभी डिक्सी के अंदर अगर हम देखेंगे तो डिक्सी के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक ये ब्लू सपोर्ट मौजूद है, उसके बाद हमारे पास ये चैनल की मिड सपोर्ट मौजूद है, उसके बाद हमारे पास ये ग्रीन लाइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? अच्छा, ना सिर्फ ये, अगर आप यहाँ पे एनालिसिस देखेंगे इस इंडिकेटर का, तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन बिल्कुल सेम एरिया के ऊपर यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स मौजूद हैं, ठीक है? ये आपके पास MO, आपके पास S3, आपके पास ये सपोर्ट, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट्स मौजूद हैं। तो इस वजह से डिक्सी भी यहाँ से आपके पास फर्दर ऊपर जा सकता है। लेकिन डिक्सी के जो टारगेट्स हैं वो ओवरऑल डिपेंड करते हैं 25 बेसिस पॉइंट पे, 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि 96.3 टारगेट है, आइदर 97 टारगेट है या 96 भी आपके पास टारगेट आ सकता है, ठीक है? तो ये पूरी मूव भी पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये एरिया टूटता है या नहीं, और चीज़ों के ऊपर कमेंट किस तरीके से यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। अब क्योंकि हमें डिक्सी को समझ लिया है, 10 ईयर्स को समझ लिया हमने कि वो हमारे पास शॉर्ट टर्म बेरिश जो है मूव दे सकती हैं और यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट स्क्वीज़ आ सकता है। अच्छा, डिक्सी के अंदर भी ज़ाहिर बात है शॉर्ट स्क्वीज़ हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो जितनी भी एसेट क्लासेज हैं उनके अंदर हमें रेस्पेक्टिव मूव देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, रेस्पेक्टिव मूव से मतलब क्या है मेरा, अगर डिक्सी बुलिश है एरो बेरिश होगा, और अगर एरो बेरिश है तो आपके पास जीबीपीयूएसटी क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। बट बिफोर मूविंग टू एरो आपके पास जीबीपीयूएसटी, हम थोड़ा सा डिक्सी को फर्दर देख लेते हैं और विक्स को भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये डिक्सी का एक चार्ट है। ये डिक्सी का चार्ट ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2025 में, और ये आपके पास जो चार्ट है ये आपके पास है तकरीबन 2015 से 2019 का, ठीक है? तो ये आपके पास ये चार्ट है, ये आपके पास ये चार्ट है। अब यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि ये, इसको गोल्डन लाइन आप कह रहे हैं, ठीक है, सॉर्ट ऑफ जो गोल्डन शेड कलर है, ये आपके पास 15 से 19 का है। उसके बाद ये वाली ब्लू जो है आपके पास 2023 से 26 का है। तो यहाँ पे 2015-19 के अंदर भी तकरीबन सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिला है कि मार्केट यहाँ पे आपके पास ऊपर जाती है। तो अभी अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो हम यहाँ पर इस फेज़ के अंदर हैं, ठीक है? ये हमारा फेज़ है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास, जी हमारे पास फिल्टर, अच्छा, ये आपके पास ये वाला फेज़ और ये वाला फेज़ है, ठीक है? तो हम यहाँ पे इस फेज़ की बात कर रहे हैं कि ये एक शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिल सकता है, ठीक है? ये वाला आपके पास इस तरीके से एक शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं वो देखना पड़ेगा, या ट्रेंड रिवर्सल होता है वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी कि हम अगर यहाँ से उठते हैं तो एक शॉर्ट स्क्वीज और ओवरऑल हमारे पास क्या टारगेट मौजूद है, ठीक है? अच्छा, अब विक्स को देख लेते हैं। विक्स में भी आने वाले वक्त में थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा और एकदम आपको यहाँ पे मूव देखने को मिलेगी ऊपर वाली साइड के ऊपर। विक्स के अंदर भी सेम बुलिश कैंडल आपको देखने को मिलेगी। किस टाइम देखने को मिलेगी उसके ऊपर हम अपने वीआईपी ग्रुप में बात करेंगे। वीआईपी ग्रुप बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री ट्रेड्स हैं, सारा कुछ यहाँ पे फ्री आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड की स्कैल्पिंग, ऑल डेट। अच्छा, बाय द वे हमारा जो है एक चैलेंज चल रहा है जिसके अंदर हम $50 से
तकरीबन 40,000 $50,000 तक जो है हम अकाउंट्स लेके जा रहे हैं। यहाँ पे टोटल 30 लेवल्स हैं, जिसमें से 5 फिलहाल अचीव हो चुके हैं। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, या नीचे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अंदर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एनीवे, अगर यहाँ पे यूरो यूएसडी की बात की जाए, थोड़ा सा हम वीडियो को क्विक लेके चलते हैं। यूरो यूएसडी जो है उसके टारगेट स्टिल हमारे पास सेम यहाँ पे ये टारगेट्स मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे बाय द डिप वाली सिचुएशन को माइंड के अंदर रखें, और यहाँ पर अगर इस तरीके की कुछ सिचुएशन आपको देखने को मिलती है तो डेफिनेटली आप उसको अवेल करें, ठीक है। ये ऊपर वाले टारगेट्स जो हैं वो भी आ सकते हैं, और बिल्कुल डिक्सी के साथ ये आपका एनालिसिस मिलता है। तो डिक्सी आपके पास डाउन साइड के ऊपर, यूरो यूएसडी ऊपर आपके पास ऊपर वाली साइड के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने कोई बहुत ज़्यादा टारगेट्स नहीं सोचने, क्योंकि ऊपर वाली साइड लिमिटेड है। ऊपर वाली साइड क्यों लिमिटेड है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, सीपीआई का डाटा आया है, वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड आया है। पीपीआई का डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एनएफपी का आया है, उसकी मूव आपके पास आई है, लेकिन एनएफपी की मूव आपके पास ईसीबी ने कैंसिल कर दी। कैसे? ईसीबी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम फर्दर रेट कट नहीं करेंगे यूरो के अंदर। अगर यूरो के अंदर रेट कट होता तो यूरो का जो चार्ट है आपको और ज़्यादा बुलिश नज़र आता, ठीक है। लेकिन क्योंकि रेट कट नहीं हुआ, वो बेरिश है यूरो के लिए, एनएफपी आपके पास बुलिश आया था यानी यूरो के लिए, तो वो दोनों जो इफेक्ट हैं वो तकरीबन नेट आपके पास बराबर हो गए, ठीक है। एक बुलिश एक बेरिश, नेट इफेक्ट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, सेम अगर जीबीपीयूएसटी की बात करें तो जीबीपीयूएसटी में भी हमारे पास जो मीटिंग आ रही है वो तकरीबन हमारे पास आपकी मीटिंग 18 को आ रही है, ठीक है। तो 18 को इसका डिसीजन है, फेड का डिसीजन आपके पास 17 को है, और ईसीबी का जो डिसीजन है वो आपके पास हो चुका हुआ है। अच्छा, इसके अंदर भी तकरीबन 1.350 से 1.346 जो है जीबीपीयूएसटी का बाइंग लेवल है, और 1.38 1.40 जो है आपके पास टीपी हो सकता है। बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक आपके पास मार्केट इस तरीके से कुछ जा सकती है आने वाले वक्त में, ठीक है। 1.38 पहला टीपी और 1.40 ऑलमोस्ट आपके पास दूसरा टीपी रहेगा, ठीक है। इसके अंदर भी सेम सिनेरियो है, सीपीआई पीपीआई उसमें मिक्स डाटा आया है, और 18 को मीटिंग जो है वो हमें देखनी पड़ेगी। वो हमारे पास पॉसिबल यही है कि ज़्यादा रेट कट के चांसेस वहाँ पे जीबीपी के अंदर भी नहीं होंगे, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस आपके पास इसी साइड के ऊपर है। अच्छा, इसके अलावा अगर यूएसटी जेपीवाई की बात कर ली जाए, यूएसटी जेपीवाई फिलहाल अगर आप डेली के चार्ट में देखेंगे स्टिल रेंजिंग है, तो इसमें कुछ इतना खास मौजूद नहीं है। इसके अलावा एक्सएनजी की फरमाइश आई थी कि एक्सएनजी का आप एनालिसिस करें। एक्सएनजी मैंने आपको लास्ट दफ़ा भी बताया था कि एक्सएनजी जो है आपके पास बेरिश है, और इसके अंदर हम जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स को अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे ऑयल को कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं। ऑयल स्टिल जो है अभी इस वक्त रेंज के अंदर मौजूद है। ऑयल यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, सपोर्ट तक यहाँ पे दोबारा आ सकता है, ठीक है। तो 60 के लेवल को हम अगर टच करते हैं तो वहाँ से हम 66 तक जो है ना एक मूव जो है दोबारा देख सकते हैं, 66 तक। और उसके बाद थोड़ा सा ना दोबारा देखना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से मार्केट रिएक्शन देती है, ठीक है। अच्छा, अब ऑयल के बारे में अगर आप देखेंगे तो बेरिश अभी फ़िलहाल है, रेंज भी चल रहा है और बेरिश भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ऑयल के ऊपर जो मेजर न्यूज़ हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो ओपेक प्लस की जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, तकरीबन 137,000 बैरल पर डे। ये आपके पास अक्टूबर के अंदर एक दिन का आपको मैं वॉल्यूम बता रहा हूँ, रियल टाइम वॉल्यूम बता रहा हूँ। ये आपके पास ऑयल के अंदर प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज़ होगा, और इस इंक्रीमेंट की वजह से आपके पास ओवर सप्लाई जो है वो हो रही है, और डिमांड सेम रहने की वजह से आपके पास ऑयल की प्राइसेस बेरिश और साथ साथ में रेंजिंग आपके पास रहेंगी, ठीक है। ये सिर्फ आपको इफेक्ट बता रहा हूँ ओपेक प्लस का। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास रिसेंटली कतर के ऊपर अटैक हुआ है, गल्फ कंट्रीज जो है वो थोड़ा सा फ्यूरियस हैं, और यहाँ पे उस सिनेरियो के ऊपर कुछ मूवमेंट ऑयल के ऊपर बुलिश साइड के ऊपर आ सकती है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है आपके पास तकरीबन 17 को ही ऑयल का डाटा भी मौजूद है। इसके अलावा EIA एंड IEA, ठीक है। ये मैं यहाँ पे दोबारा आपको लिख के बता देता हूँ। एक इंस्टीट्यूट है EIA और दूसरा इंस्टीट्यूट है आपके पास IEA, ठीक है। ये बेसिकली जो ऑयल के फोरकास्ट देते हैं, ऑयल के एनालिसिस करते हैं, एनर्जी सेक्टर से इनका ताल्लुक है। तो ऑयल के बारे में इनका कहना यह है कि ऑयल की जो सप्लाई है वो आने वाले वक्त में
और ज़्यादा हो सकती है, उसकी डिमांड जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में थोड़ा सा गैस जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑयल जो है वो भी ज़रूरत होता है। और अगर इसमें फेड का डिसीजन जो है वो भी है, तो उसके ऊपर भी जो है ना ऑयल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि 60 की सपोर्ट यहाँ पे हमारे पास बनाता है, या 57 तक भी मार्केट आपके पास डिप करती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। अच्छा, मैं जियो की बात कर रहा था। देखें, संडे को अरब नेशंस का, गल्फ कंट्रीज़ का एक मीटिंग है, उन्होंने वहाँ पे डिसाइड करना है कि इसराइल को क्या वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई है कि इसराइल का ओरिजिनल जो प्लान है वो कतर को और प्लस टर्की दोनों को जो है ना यहाँ पे टारगेट करना था, ठीक है। लेकिन ये इंटेलिजेंस जो है टर्किश इंटेलिजेंस के पास पहले पहुंची है, उन्होंने कतर को बताया, और जो भी जिस ग्रुप को टारगेट किया जा रहा था उस ग्रुप के मेंबर्स का कोई बंदा भी वहाँ पे मरा नहीं है, कैजुअलिटी नहीं हुई, और क्योंकि उनको इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर वहाँ से मूव कर दिया गया था, ठीक है। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब टर्की जो है वो नेटो कंट्री है, तो इसराइल की पार्लियामेंट ने ये बोला कि हम कतर के ऊपर अटैक कर लेते हैं, लेकिन हम टर्की के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेटो का मेंबर है, या फिलहाल अभी हम इस मैटर को ज़्यादा हवा नहीं देते, ठीक है। लेकिन टर्की को ये बात पता है, और यहाँ पे पॉसिबल है कि टर्की जो है एक जॉइंट ऑपरेशन जो है लीड करे इसराइल के अगेंस्ट। और देखना ये है कि जो हमारे पास आज फ्राइडे को जो मीटिंग थी ट्रंप की और कतर के प्रेसिडेंट की, वो देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास क्या न्यूज़ निकल के आई है। फ़िलहाल अभी हमारे पास उसके ऊपर कुछ डाटा मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और बताऊँ कि टर्की जो है वो, आपको पता है कि नेटो का हिस्सा है, और अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो आर्टिकल 5 अप्लाई हो सकता है, ऐसा काफ़ी लोगों का कहना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्योंकि टर्की ने तकरीबन रशिया को काफ़ी सपोर्ट किया, उससे S-400 और बाकी उनका डिफेंस सिस्टम लिया है। इसके अलावा स्वीडन का एक मैटर था, उसके ऊपर टर्की ने अपना स्टांस लिया, जो कि थोड़ा सा नेटो, एंटी नेटो आप कह सकते हैं, कि थोड़ा सा मौजूद था, ठीक है। उसके अलावा जो है ग्रीस को, या ग्रीक आप कह लें, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं सेम कंट्री के लिए, उसको जो है थ्रेट किया है, और वो भी एक सिंपल मैटर है, वो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट कहने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल टर्की के ऊपर अटैक होता है और टर्की नेटो को मेंबर्स को लेके बैठता है कि भाई हमारे ऊपर अटैक हुआ है, वो सारे 27 कंट्री जो है इस बात के ऊपर एग्री करते हैं कि भाई हाँ भाई आपके ऊपर अटैक हुआ है, और इसकी वजह से हमें आर्टिकल 5 इन्वोक करना पड़ेगा, तो इसके चांसेस काफ़ी कम होंगे, ठीक है। ड्यू टू दीज रीजंस टर्की जो है वो भी आपके पास जो है अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो ये एक पर्सनल एनालिसिस है मेरा यहाँ पे, और देखना है कि आगे आने वाले वक्त में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है। बहरहाल अगर गल्फ़ के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है, तो गैस की प्राइसेस 5 से 10 गुना बढ़ जाएंगी। ऑयल जो है वो तो बढ़ेगा बढ़ेगा, गैस की प्राइसेस 5 से 10 गुना बढ़ जाएंगी, ठीक है। मैं सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स की बात करूँ, बाकी तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड आप उसको रहने दें, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो बन रहा है इसके अंदर। अब इसकी वजह से हमारे ऑयल सेक्टर के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर, वो मैंने आपको फ़र्क बता दिया है। स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन को थोड़ा सा देख लेते हैं। बिटकॉइन के ऊपर ये है कि ये हमारे पास आप समझ लें कि अभी तक ये चैनल मौजूद है। अब देखते हैं ये प्ले करता है कि नहीं। तकरीबन 1,16,700 से लेके तकरीबन 1,18,300 ये सेल का एरिया, अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना देता है इस एरिया को, तो मार्केट 1,28,000 आपको मिल सकती है इसी सितंबर के अंदर या अक्टूबर के शुरू के अंदर, ठीक है। ये वो एरिया है फिर जहाँ पे आपको मार्केट मिल सकती है, और अगर ये आपके पास बेयर फ्लैग यहाँ पे फेल होता है, ठीक है, तो इसके रिलेटेड के ऊपर फर्दर हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। बिटकॉइन के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा ETF के इन्फ्लोज आ रहे हैं, और एक 13-14 साल पुराना एक वॉलेट था, बड़ा खासा वॉलेट है बिटकॉइन का, वो काफ़ी जो है दोबारा मंजर आम के ऊपर आया है। वो अगर सेलिंग करता है तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर आएगा। तो जब तक 1,13,000 बिटकॉइन के अंदर होल्ड है, तो 1,18,000, 1,22,000, 1,28,000 ये टारगेट्स आप बिटकॉइन के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। और सिमिलर जो पैटर्न आपके अंदर S&P 500 के अंदर बुलिश, एंड नेस्टेक के अंदर भी आप बुलिश जो है मूव देख सकते हैं। अच्छा, नेस्टेक जो है आपके पास 24,400 से लेके 24,800 का एरिया, ये शॉर्ट टर्म सेलिंग है। यहाँ से अगर सेलिंग आपको मिलती है, टॉप भी हो सकता है, ये सेलिंग भी हो सकती है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लेवल फॉर सम रीज़न इसको सपोर्ट बना लेती है मार्केट, कुछ दिन इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो अगला टारगेट 26,700 से लेकर 27,200 का टारगेट है फिर, ठीक है, नेस्टेक के अंदर। अब यहाँ पे टारगेट की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि टाइमिंग की, ठीक है। अब देखो,
ये आपके पास डेली का चार्ट है, मार्केट कुछ इतना ज़्यादा मूव नहीं की, ठीक है। तो अब देखना ये है कि ओवरऑल हमारे पास कितना मार्केट जो है मूव कर पाती है, ये हमें देखना है, ठीक है। थोड़े से टाइम में कितना मार्केट मूव कर पाती है, ये हमें देखना है। यूजुअली देखा ये गया है हिस्ट्री के अंदर कि रेट कट के बाद मार्केट S&P 500 नेस्टैक वो 3-4% रैली करती है, ठीक है। तो 3-4% अगर हम यहाँ से लगाएं रफली, वो आपके पास तकरीबन इस ट्रेंड लाइन तक बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने ना ये चीज़ें माइंड में रखनी है, ठीक है, कि लेकिन ये हमें जल्दी से जल्दी चाहिए, ठीक है। यानी कि महीने 2 के अंदर चाहिए, इससे ज़्यादा हमारे पास इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। फिर मसला हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई हो कि बिटकॉइन को हम कहाँ पे देख रहे हैं, नेस्टैक को हम कहाँ पे देख रहे हैं, ऑयल के बारे में आपको बताया, एक्सचेंज के बारे में बताया, UST JPY, एरो UST, GBP UST, डिक्सी, और बड़े डिटेल तरीके से आपको यहाँ पे स्मार्ट मनी के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में आपको मैंने बताया, ठीक है। तो एक एक पेयर के साथ मैंने उसकी न्यूज़ आपको बताई है। स्मार्ट मनी की वही डायरेक्शन है जो मैंने आपको बता दिया, सेम एनालिसिस है, तो उसको एक्स्ट्रा कवर करने की ज़रूरत यहाँ पर मौजूद नहीं है। बाकी जो जियो पॉलिटिक्स साइट के ऊपर है उसके अंदर प्रॉपर अपडेट संडे को रात तक आएंगी, उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और बाकी जो फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स है ये तकरीबन न्यूट्रल है, तो इसको भी खासा कवर करने की सच कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।